हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन I/R²। ठीक है, तो ओम का नियम जो है, ओम का नियम धारा बराबर होता है वोल्टेज बाय प्रतिरोध, यानी विद्युत शक्ति वोल्टेज गुने एम्पियर होता है, जो कि वी आई है। ठीक है, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है V/R। ठीक है, आई बराबर V/R, यानी ये हो जाएगा आपको तो आई बराबर होता है V/R। ठीक है, P बराबर होगा V² R। ठीक है, क्या होगा P बराबर V² यानी V बराबर IR, चूँकि V बराबर IR होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो P बराबर होगा ये होगा I²R। तो कौन जो है कहता है इसमें जो है शक्ति P का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, I/R², यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी 112 का। देखिए, तो गतिज ऊर्जा जो होता है क्या होता है 1/2 mv², 1/2 mv², यानी काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, भी यानी V15 और R कितना है 1/2 m भी है 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 120। ठीक है, यानी इसका दूसरा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि प्रतिरोध के समांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध 113 का तीसरा ऑप्शन। तो समांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुतली की फोकल लंबाई लेंस द्वारा दिया जाता है 114 का फर्स्ट, तो 1/F। तो देखिए, यदि किसी लेंस की मोटाई वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य है तो वहाँ पर एक पतला लेंस होता है। पतला लेंस सूत्र द्वारा दिया जाता है 1/F बराबर 1/V माइनस का 1/U। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन। F जो है फोकस दूरी है, और V जो है ऑप्टिकल केंद्र से छवि की दूरी है, और U जो है ऑप्टिकल केंद्र से वस्तु की दूरी है। नेक्स्ट फिर है कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। तो तीसरा ऑप्शन लोहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लोहा, तो लकड़ी, लोहे तथा मोम के आकार समान है, परंतु इन लोहे का द्रव्यमान सर्वाधिक होगा, अतः पृथ्वी की तरफ लगने वाला गुरुत्वीय बल जो है G समान होगा, क्योंकि माध्यम वायु है। ठीक है, माध्यम वायु है, तो लोहा पृथ्वी पर सबसे पहले जो है पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा दोनों आँख का होना उपयुक्त है। तो 116 का तीसरा ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। ठीक है, तो एक आँख की अपेक्षा दोनों आँखें का होना अधिक जो उपयुक्त होगा, क्योंकि इस कारण से हमें उसे दूरी तथा गहराई का एहसास होता है। एक आँख से देखने पर कॉर्निया में आवश्यक मात्रा में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिससे देखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट 117 है कि प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ को अपवर्तनांक √2 है। एक किरण 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है। निर्गत किरण द्वारा बना कोण 117 का फर्स्ट हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो निर्गत कोण द्वारा बना कोण कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों, तो देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक जो है n बराबर क्या होता है, यहाँ पे होता है साइन, अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन A प्लस डेल्टा बाई 2, बाय होता है साइन A/2। ठीक है, साइन A/2, तो अपवर्तनांक होता है साइन A प्लस डेल बाई 2 बटा में साइन A/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपवर्तनांक का मान कितना है √2, तो √2 बराबर होगा साइन 60 प्लस डेल बाई 2 बटा में क्या होगा साइन 60/2। ठीक है, साइन 60/2, यानी √2 बराबर क्या होगा, तो √2 ठीक है बराबर, और 37 का मान कितना होगा 1/2, तो ये होगा 1/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल बाई 2। ठीक है, यानी इधर हो जाएगा साइन आपको 45 बराबर साइन 60 प्लस डेल बाई 2, यानी 45 बराबर क्या होगा, तो
45 बराबर होगा 60 प्लस डेल बाई 2। ठीक है, तो 90 बराबर क्या हो जाएगा 60 प्लस डेल, तो डेल बराबर कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट फिर है कि एक लकड़ी झूले में बैठकर झूल रही है, सॉरी एक लड़की जो है झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा, तो 118 का फर्स्ट हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। तो ये देखिए, यदि एक लड़की झूले में झूल रही है तो उसका जो है द्रव्यमान केंद्र नीचे होता है, और जब यही खड़ी हो जाती है, ठीक है, खड़ी हो जाती है तो ये द्रव्यमान केंद्र ऊपर आ जाता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप लंबाई कम हो जाती है, अतः आवर्तकाल का मान घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आवर्तकाल का मान कम हो जाएगा। ठीक है, टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है। ठीक, तो सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, तो 119 का होगा तीसरा ऑप्शन। देखिए, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, तो यदि ये वस्तु ऊपर की ओर तरफ फेंकी जाती है तो जैसे जैसे वह ऊपर जो है वो पहुंचती जाती है उसकी गतिज ऊर्जा कम तथा स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे जाती है तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि तथा स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है, अतः भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv²। नेक्स्ट फिर है कि जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है, क्योंकि 120 का दूसरा ऑप्शन, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए जो अतिरिक्त नमी, ठीक है, फ्रिज के अंदर जो है आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। परिणाम स्वरूप सीले बिस्कुट थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने पर कुरकुरे हो जाती है। फ्रिज से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जो प्रदूषक का कार्य करती है। नेक्स्ट फिर 121 देखिए, 121 है कि किसी रॉकेट का प्रक्षेपण जो है न्यूटन के किस नियम पर जो है होता है। 121 का तीसरा ऑप्शन, गति का तृतीय नियम। तो गति का तृतीय नियम जो है किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन के इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट फिर है कि विद्युतीय विलगन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो तीसरा ऑप्शन, धारा के उसमें प्रभाव पर। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज परिपथ में एक संरक्षात्मक अवयव है जो नियत मात्रा से अधिक जो है धारा बहने पर तोड़ देता है, जिससे अन्य जो महंगे विद्युत उपकरण की सुरक्षा होती है। नेक्स्ट फिर है कि एक मजबूत रेल की पटरी पर कार्य जो है कर रहा था, ठीक है, कार्य कर रहा था। एक लड़का जो है कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देता है। इसका कारण क्या है, 123 का फर्स्ट, ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, तो लड़के को आवाज़ें 2 बार सुनाई देगी क्योंकि इस्पात में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि की अपेक्षा अधिक होते हैं। ठीक है, तो ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। वायु में ध्वनि का वेग 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 मीटर पर सेकेंड है। इस्पात में ध्वनि का वेग जो 5800 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट 124 है कि और संतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ खाली स्थान ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। 124 का फर्स्ट, पीली। ठीक है, तो यहाँ जो होगा पीली हो जाएगा। तो असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ जो है पीली ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। नेक्स्ट फिर है कि एक रासायनिक समीकरण संतुलित होती है यदि। 125 का तीसरा ऑप्शन क्या होगा, तो 125 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। देखिए, यानी परमाणु की संख्या दोनों तरफ समान। तो देखिए कि एक रासायनिक समीकरण संतुलित कहा जाता है यदि समीकरण के दोनों विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यह आवश्यकता है कि जो पदार्थ के संरक्षण के नियम के अनुरूप होने के लिए समीकरण को स्पष्ट करता है। फिर है कि गैसोहोल क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन, एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल। गैसोहोल में एल्कोहल व पेट्रोल का अनुपात 1:3 होता है। हाइड्रोजन जो है जलने पर ऑक्सीजन से संयुक्त होने पर पुनः जो है पानी में बदल जाता है। इससे यह प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं करता। पेट्रोल से प्रदूषण हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होता है।
फिर है इनमें से बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। फर्स्ट पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट जब बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि स्टाइरीन का बहुलक पॉली स्टाइरीन होता है, इसका उपयोग सिंथेटिक रबर आदि बनाने में किया जाता है। 128। फिर है कि कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करता है? दूसरा ऑप्शन सोडियम। तो सोडियम काफ़ी अभिक्रियाशील होता है, यह हवा में मुक्त अवस्था में रखने पर अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। इस कारण इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है, केरोसिन। देखिए नेक्स्ट है कि कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में उपचयन अभिकारक है। 129 का तीसरा CO कोबाल्ट, ठीक है। तो देखिए कोबाल्ट जो है अवकारक है क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, तथा ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है कहता अपचयन अभिकारक है कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट है जैसे कि देखिए CuO प्लस CO, ये बनाएगा Cu प्लस CO2। नेक्स्ट Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस CO दी गई अभिक्रिया खाली स्थान का एक उदाहरण है। 130 का तीसरा ऑप्शन विस्थापन अभिक्रिया। तो यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया में किसी यौगिक के अणु के एक परमाणु अथवा मूलक का स्थान कोई दूसरा परमाणु अथवा मूलक ले लेता है। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन जो है जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? 131 का दूसरा ऑप्शन श्वेत फास्फोरस, ठीक है। तो अंधेरे में सफ़ेद फास्फोरस को वायु में रखने पर उसमें से पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है और सफ़ेद जो है ध्रुव बनते हैं जिसकी गंध लहसुन जैसी होती है। सफ़ेद फास्फोरस की इस दीप्ति को रासायनिक जो है संदीप्ति कहते हैं, ठीक है। वायु से बचाने के लिए सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि साधारण ताप पर वायु में यह स्वतः जो है जलने लगता है। नेक्स्ट है कहता है कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का उपयोग किया जाता है वह है। 132 का होगा तीसरा ऑप्शन यानी एनिमल का चारकोल। तो एनिमल चारकोल यानी जंतु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है, ठीक है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में यह प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट फिर है कि हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन अधिक में जलकर जो है 290 जो है किलोग्राम उष्मा देती है। इन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन के जलने पर कितनी उष्मा देगी? तो देखिए यहाँ पे जो है तो 1 मोल बराबर क्या होता है 2 ग्राम, ठीक है। तो 4 ग्राम से उत्पन्न ऊर्जा होगा 290 गुने 2 हो जाएगा यानी 580, ठीक है। कितना होगा? तो 580 होगा। तो H2 हाइड्रोजन का 1 मोल होता है, और हाइड्रोजन का 1 मोल 2 ग्राम होता है, इसलिए 4 ग्राम से उत्पन्न जो ऊर्जा होगा ये 290 गुने 2 होगा, ठीक है, 580 होगा। तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट 33 देखिए कहता निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है? 134 का दूसरा ऑप्शन उष्मा शोषक क्रिया, ठीक है। तो क्या है? उष्मा शोषक। तो स्वेद वाष्पन उष्मा शोषक क्रिया है। हमारे शरीर की उष्मा स्वेद के रूप में जो है वाष्पित होता है, अर्थात इसमें उष्मा शोषित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान के प्रभाव के विषय में सही नहीं है? 135 का होगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर एक ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। तो होगा कि ठोसों के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण कण अधिक गति में से कंपन करने लगते हैं। उष्मा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बलों को पार कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है? 136 का तीसरा ऑप्शन अल्ट्रासाउंड। तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, एक्स-रे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य 10 से 0.01 नैनोमीटर होती है। यह चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अल्ट्रासाउंड किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा है। 137 है कि क्रेब चक्र कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? क्रेब चक्र तो कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए क्रेब्स चक्र एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के भीतर पाए जाने वाले झिल्ली प्रोटीन
होते हैं। ठीक है, क्रेब्स चक्र एंजाइमी प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जो सभी एरोबिक जीवों में होती हैं। इससे एसिटाइल इकाइयों का ऑक्सीडेटिव जो है चयापचय शामिल है और सेलुलर ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट फिर है कि सांप के जहरीले दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। तीसरा ऑप्शन जंभिका दंत के। ठीक है, तो विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की जो है मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर जो है मुड़े विषदंत तालु से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। ठीक है, यह जो है मैक्सलरी दंत जंभिका ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंधित है। नेक्स्ट फिर है कि अलैंगिक प्रजनन होता है। दूसरा ऑप्शन तो कम विकसित जानवर और पौधे, तो कम विकसित जानवरों और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। यह प्रजनन के प्रकार विखंडन, मुकुलन, कायिक प्रबंधन और पुनरुद्भवन और खंडन है। नेक्स्ट अमीबा के पदार्थ किसमें सहायता करते हैं। दूसरा ऑप्शन तो गति देने एवं भोजन पकड़ने में। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसकी कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की है। अमीबा गति देने एवं भोजन पकड़ने पदार्थ को उपयोग में लाते हैं। अमीबा जीवित प्राणियों की तरह अपना भोजन ग्रहण करता है। वह जो है हर प्रकार के कार्बनिक कणों जीवित अथवा निर्जीव का भक्षण करता है। कहता नीचे कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से जो परजीवियों में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव हैं 141 का हो जाएगा आपको फर्स्ट, यानी BCDF। क्या हो जाएगा BCDF यानी हो जाएगा जोंक, खटमल, शैवाल, अमरबेल। ठीक है, और जू। ठीक है, तो परजीवी जीव वह जीव होते हैं जो अपने भरण पोषण एवं सुरक्षा के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। उन्हीं जीवों के शरीर पर ठीक है, उन्हीं जीवों के शरीर पर जो अंडे देते हैं और अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। परजीवी जीवों के अंतर्गत जोंक, खटमल, अमरबेल आते हैं जो जीवों के रक्त को चूसकर अपना भरण पोषण करते हैं। फिर कि जैवमंडल आरक्षण जो है से संबंधी सही कथन 142 का फर्स्ट। ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। 143 फिर है कि नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। 143 का होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। इन कोशिकाओं के जो कला विहीन केंद्रक को आरंभिक केंद्रक कहते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका होता है। एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका से जुड़े सभी कार्यों का संपादन करती हैं। नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। 144 कथा निम्नलिखित में दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। 144 का होगा तीसरा, एक कोशिकीय जीव शोषण और जनन करते हैं। तो देखिए गुणसूत्र जो है एक क्षराकर संरचना होती है। ये जो कोशिका केंद्रक में पाया जाता है, ये कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है। जीन इसी गुणसूत्र पर दाने के रूप में सटे होते हैं। एक कोशिकीय जीव शोषण और जनन जो नहीं करते हैं। कोशिका झिल्ली वर्तमान पारगमय झिल्ली होती है जो चुने हुए पदार्थ को ही अंदर बाहर जाने देता है, अर्थात पदार्थों की गति को नियंत्रित करता है। फिर है कि प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट, मानवों में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है। ठीक है, तो मानव जो है शरीर द्वारा उत्पन्न मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। यह लीवर में प्रोटीन के टूटने से उत्पन्न होता है, जहाँ अतिरिक्त अमीनो एसिड यूरिया में परिवर्तित होता है। यूरिया यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकलता है। फिर पौधे उगाने के लिए दोमट मृदा का ऊपरी सतही उत्तम मृदा जो है माने जाने के लिए कारण की पहचान कीजिए। तो फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी ABC। क्या होगा, तो इसमें लगभग समान मात्रा में छोटे एवं बड़े कण होते हैं। इसकी चाल धारण क्षमता उत्तम होती है। इसमें खाद ह्यूमस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो दोमट मिट्टी पौधे के विकास के लिए सबसे अच्छी होती है क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए वह लंबे समय तक पानी बनाए रखती हैं और पौधे के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को भी बरकरार रखती हैं। 147 फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती हैं।
147 का होगा दूसरा ऑप्शन यानी अग्न्याशय। तो देखिए इंसुलिन रक्त में शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है जो अग्न्याशय ग्रंथि में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं को बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से व्यक्ति में मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता मानवों में जो है जनन अवधि की घटना का सही क्रम 148 का दूसरा ऑप्शन यानी युग्मक बनना, निषेचन और युग्मनज भ्रूण। तो देखिए मानव जनन में सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होता है जो मादा एवं नर दोनों में अलग अलग होता है। इसके बाद निषेचन होता है और अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन होता है जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है तथा जाइगोट वृद्धि कर भ्रूण का निर्माण करता है। फिर है कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 149 का होगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा तो केवल सी हो जाएगा, यानी यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीशीज का उल्लेख करती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आहार रेशे के लिए सही है? तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, रेशे के लिए सही है आपको तीसरा यानी ए और सी। कहता आहार रेशे को रुक्षांश के रूप में भी जाना जाता है और रुक्षांश मुख्य रूप से हमारे खाद्य पदार्थों में पादप उत्पादों द्वारा जो प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आहार रेशे को रुक्षांश के रूप में भी जाना जाता है। रुक्षांश जो मुख्य रूप से हमारे खाद्य पदार्थों में पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, साबुत अनाज और दालें, आलू, ताजे फल और सब्जियां रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को जो कई पोषक तत्व प्रदान जो नहीं करता है लेकिन हमारे भोजन का एक अनिवार्य घटक है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं और यह हमारे शरीर को बिना पचे भोजन से छुटकारा पाने में मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।